नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनुसंधान योग्यता का एक नया टॉपिक जिसका नाम है अनुसंधान की विधियां। तो फ्रेंड्स, ये पेपर 1 में पार्ट 5 है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको पहला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अनुसंधान की विधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसंधान की विधियाँ यानी कि रिसर्च मेथड्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं रिसर्च मेथड क्या है। देखिए, पहली बात तो है कि देखिए, अगर हम कोई चीज़ किसी के बारे में अगर हमने रिसर्च करना है, अनुसंधान करना है, तो सबसे पहले विधियाँ तो होनी चाहिए, है ना। कोई चीज़ कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस हिसाब से करनी है, हमें तो मेथड पता होना चाहिए ना। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे अनुसंधान की विधियाँ। चलिए देखते हैं। अनुसंधान पद्धति का अर्थ है अनुसंधान तकनीक के चयन और निर्माण में उपयोग किए जाने वाले व्यवहार और उपकरणों को संदर्भित करना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अनुसंधान पद्धति है उसका क्या अर्थ है कि जो अनुसंधान का जो तकनीक का जो चयन है और जो उसका निर्माण है, तो जो उसके उपयोग में किए जाने वाले व्यवहार उपकरण कैसे हैं। यानी कि जब हम अनुसंधान करने जा रहे हैं तो हमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन कौन से उपकरण जो है रखने चाहिए, तो वो आता है अनुसंधान की विधियों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ए पॉइंट में है, पहले समूह में हम उन सभी तकनीकों को शामिल करते हैं जो डाटा संग्रह के लिए संबंधित हैं। यानी कि जब हमें अनुसंधान करना है, तो अनुसंधान करने में जो हमें तकनीक का कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता है, हमें उसे शामिल करना है। यानी कि पहले समूह में क्या है कि हमें जो अनुसंधान करने के लिए उस तकनीकों को शामिल करना है जिससे हम डाटा को इकट्ठा कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पहली तकनीक में हमें डाटा को इकट्ठा करना है, वो किस तकनीक से करना है वो हमें देखना पड़ेगा पहले में। तो दूसरे समूह में डाटा और अज्ञात चर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करें। यानी कि जो दूसरे समूह क्या है, जो डाटा है और अज्ञात चर माने अननोन जो वेरिएबल है, जो अज्ञात चर है, उसके बीच संबंध स्थापित करने के लिए। यानी कि जो हमारा डाटा है, तो जो अज्ञात चर है, जो हमने ढूंढना ही नहीं है, उसके बीच में जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए अब कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। तो नेक्स्ट है, तीसरे समूह में हम उस तकनीक के होते हैं जिनका प्रयोग प्राप्त परिणाम की सटीकता का मूल्यांकन करने के लिए किए जाते हैं। देखिए, तीसरे में हम मूल्यांकन करते हैं कि जो हमने अनुसंधान किया है कि वह सही है कि नहीं। पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, ठीक है। तो पहले में हमने डाटा इकट्ठा किया, दूसरे में हमने डाटा का और जो अज्ञात चर है उसका आपस में संबंध देखा। तीसरे में हमने ये देखा कि अब जो हमने रिसर्च की है कि उसका परिणाम क्या निकला, मूल्यांकन करके देखा कि क्या जो हमने रिसर्च या अनुसंधान किया था, क्या वो सही निकला या गलत निकला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात उसमें हो गई। मान लीजिए आप अच्छी तैयारी करके गए यूजीसी नेट के लिए, तो आपके सामने आपने जब पेपर किया, तो आपको जितनी आपने अच्छी तैयारी की थी, पर आपके सामने आपने उतना अच्छा पेपर किया नहीं, तो मूल्यांकन क्या निकला कि आपका इतना आसान पेपर आपसे इतना अच्छा हो नहीं पाया। ठीक है फ्रेंड्स, या सबसे बढ़िया हो पाया, तो वो मूल्यांकन हो गया कि कितना अच्छा ठीक था कितना नहीं।
देखिए, अनुसंधान विधि को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो अनुसंधान विधि है, हम कौन कौन सी विधियाँ अपना सकते हैं अनुसंधान के लिए। देखिए, पहली है ऐतिहासिक विधि, जिसे पुस्तकालय अनुसंधान भी कहा जा सकता है। दूसरा है सर्वेक्षण विधि, जिसे दायर अनुसंधान। तीसरा है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। ऐतिहासिक विधि, देखिए फ्रेंड्स, ऐतिहासिक विधि या पुस्तकालय अनुसंधान। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई अनुसंधान या कोई रिसर्च करते हैं तो हम ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम क्यों करते हैं, देखिए कि जो इतिहास में बीत चुका है, मान के चलिए कि आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो या आपने कोई रिसर्च आप कर रहे हो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है। अब वैसा ही रिसर्च अगर किसी ने इतिहास में किया हो तो उसके सामने अगर वैसे ही सेम प्रॉब्लम आई हो तो उसने उस प्रॉब्लम का सलूशन या प्रॉब्लम की समस्या का हल कैसे निकाला था। तो आपको उसके लिए ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका मतलब कि कैसे समस्या का समाधान ढूंढूं, तो आपको ऐतिहासिक विधि को अपनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इतिहास में हुई गलतियों को ना दोहराया जाए और आपकी अनुसंधान जो है वो अच्छे से हो सके, इसलिए आपको ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, इस पद्धति में शोधकर्ता विश्लेषण, रिकॉर्ड और दस्तावेजों के लिए तकनीकों का उपयोग करते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों के स्रोत इस प्रकार है, यानी कि इस पद्धति में क्या है, जो शोध करता है वो जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो शोध करता है वो क्या करते हैं, जो रिकॉर्ड है इतिहास के, जो दस्तावेज है, उसकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन से हैं। देखिए, पहले है पुस्तकें। देखिए, ऐतिहासिक विधि में पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी की मतलब कि लाइफ के बारे में लिखना है तो आप पुस्तकों से देख सकते हो। मान लीजिए आपको गांधी जी के बारे में जानना है तो आप गांधी जी के बारे में जो बुक्स हैं वो पढ़ोगे, है ना। तो आपको कोई क्रांतिकारियों को पढ़ना है, आपको स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है, तो आप पुस्तकों से पढ़ सकोगे, आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको कोई थीसिस लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप पुस्तकें पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है। पुस्तकें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों में विभिन्न विचारकों के विचार तथा सिद्धांत प्रदान करती है। इन किताबों का शोध, अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करें जो इस विषय पर उन लोगों द्वारा कहा गया है जिन्होंने पहले इसी तरह के शोध का अध्ययन किया था। देखिए, पुस्तकें क्या होता है, पुस्तकों में जो विचारक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के विचारक हैं। उन्होंने हर एक विचारक ने अपने अपने सिद्धांत जो है प्रदान किए ही जाते हैं। ठीक है, पुस्तकों में क्या होता है, जो विचारक है वो अपने अपने विचार रखते हैं, तो आपको उनके विचारों को समझ में आ जाता है कि ये चीज़ है क्या। तो इन किताबों का अगर आप शोध अध्ययन करोगे, आप अगर ज्ञान प्राप्त करोगे, तो आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। यानी कि जिस विषय के आप बारे में जानना चाहते हो तो आपको उस विषय के बारे में पुस्तकों से पता चल सकता है। जैसे यूजीसी नेट के लिए आपको कुछ समझना है, अगर आपके सामने अगर आप कोई देखिए, जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास यूजीसी नेट की बुक्स हो, पुस्तकें हों, तभी तो आप उसके बारे में जान पाओगे ना वो चीज़ है क्या। सर्वेक्षण की रिपोर्ट, देखिए, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों ने सामाजिक समस्या से संबंधित कई रिपोर्ट सर्वेक्षण प्रकाशित किए। ये रिपोर्ट सर्वेक्षण सामाजिक शोधकर्ता को विषय या विषय के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अब सर्वेक्षण की रिपोर्ट, यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकारी या गैर सरकारी जो संगठन होते हैं वो जो रिपोर्टों को, सामाजिक समस्या को वो प्रकाशित करते हैं। इनकी जो समाज में समस्याएं चल रही हैं, अब वो सर्वे मेथड जो होता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं बताई जाती हैं कि समाज में है क्या, जैसे एजुकेशन सिस्टम से संबंधित हो या समाज में अन्य कोई कुरीतियाँ फैली हो, तो आपको वो रिपोर्ट जब प्रकाशित हो जाती है तो आपको वो पता चलता है। तो ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है आपके लिए। जैसे न्यूज़पेपर में जो संपादकीय का पेज होता है, आप देखिए कि वहाँ पे कितना अच्छा अच्छा लिखा होता है। तो अगर आप उसको पढ़ते हो, जिसे इंग्लिश में एडिटोरियल, हिंदी में संपादकीय कहते हैं, तो संपादकीय पेज को आप जब पढ़ते हो तो आपको खबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वहाँ पे सर्वेक्षण भी बताया जाता है एक तरह से। नेक्स्ट है यादें में क्या है, देखिए, आत्मकथा, जीवन इतिहास और पत्र उपयोगी जानकारी या डाटा प्रदान करते हैं। यादें क्या है, देखिए, जो यादें हैं इसमें क्या है, आत्मकथा, यानी कि किसी ने अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, किसी का जीवन इतिहास हो, है ना, तो कुछ पत्र हो,
तो जैसे इंपॉर्टेंट पत्र थे ना अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब यहाँ से लिखे गए, गांधी जी ने काफ़ी पत्र लिखे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, किसी भी आप म्यूज़ियम में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो आत्मकथा, जीवन इतिहास पत्र, ये आपकी जो रिसर्च है, अनुसंधान, उसमें काफ़ी काम आते हैं। अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको जो इनकी जो रिसर्च है वो उसको करने के लिए आपको कई जगह से डाटा इकट्ठा करना होता है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विभिन्न प्रकार के ज्ञान और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड या उपलब्ध हो सकते हैं और प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है वह विभिन्न प्रकार के, उससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त और डाटा इतिहास के रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, काफ़ी डाटा है जो आपको उपलब्ध हो सकते हैं। अब इतिहास में काफ़ी कुछ बीत चुका है तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको प्राथमिक स्रोत और माध्यमिक स्रोत, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या है, जो आप खुद इकट्ठा कर रहे हो। माध्यमिक स्रोत या सेकेंडरी स्रोत क्या है, जो आप किसी और के द्वारा चीज़ों को पढ़ रहे हो। प्रकाशित रिकॉर्ड, देखिए, सरकार, विभिन्न समाचार एजेंसियां, संस्थाओं को प्रकाशित लेख, सामाजिक आर्थिक शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दे आदि के बारे में समाचार शोध पत्र प्रकाशित करते हैं। देखिए, प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़, ठीक है, प्रकाशित रिकॉर्ड क्या है, जब कोई चीज़ देखिए होती है जिसमें देखिए समाचार एजेंसियां जो है या संस्थाएं, जब प्रकाशित लेख हैं या सामाजिक आर्थिक या शिक्षा कुछ भी है, अगर ये किसी मुद्दे के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है, तो ये आपको किसी न्यूज़पेपर में, किसी बुक में आपको ये प्रकाशित किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से करके अपनी अनुसंधान में इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि या फील्ड रिसर्च। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि क्या है, देखिए, डिस्क्रिप्टिव, देखिए सर्वेक्षण विधि वही डिस्क्रिप्टिव जो सर्वेक्षण विधि, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड जिसे कहते हैं हम, इसे फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में विभिन्न प्रकार की जांचों को खोजने वाले सर्वेक्षण और तथ्य शामिल होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मामलों की स्थिति का वर्णन है, क्योंकि यह वर्तमान में मौजूद है। उपयोग की विधि, सर्वेक्षण, तुलनात्मक और सहसंबंध के तरीके हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव सर्वेक्षण विधि की। यानी कि सर्वेक्षण विधि क्या है, इसमें क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार की जो जांचें हैं, देखिए सर्वेक्षण विधि क्या है कि जैसे कोई सर्वेक्षण कर रहा है, कोई सर्वे कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, जैसे आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको पहले उसके बारे में सर्वेक्षण करना होगा कि क्या जो आप चीज़ कर रहे हो लोगों की उसके बारे में राय क्या है। जैसे कि आप ये देखिए कि यूजीसी नेट पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, तो आप ये जानना चाहते हो कि ऑफलाइन बढ़िया था, ऑनलाइन अच्छा, ऑफलाइन बढ़िया था या ऑनलाइन बढ़िया है, तो आपको उसके लिए सर्वेक्षण करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको इसके लिए जो मुख्य उद्देश्य जो आपके हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, आपको उस स्थिति का पता चल सकेगा। ठीक है, यानी कि जब आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो आपको उसका जो मुख्य उद्देश्य है, आपको उसकी स्थिति का पता चलेगा, क्योंकि यह स्थितियाँ वर्तमान में मौजूद हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, तो आपको वो पता चल जाएगी, जिसके हिसाब से आप जो है एक रिपोर्ट को तैयार कर पाओगे। अब इसके देखिए जो विवरण अनुसंधान के प्रकार या वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि के प्रकार क्या, देखिए, पहला है सर्वेक्षण परीक्षण। कुछ समय के लिए विशेषज्ञ साक्षात्कार, माध्यमिक डाटा और संगठनात्मक जानकारी समस्या या निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, सर्वेक्षण परीक्षण क्या है, यानी कि अगर थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर आप किसी विशेषज्ञ का कोई इंटरव्यू लेते हो, माध्यमिक डाटा है या संगठनात्मक जानकारी समस्या कुछ भी है, या आप किसी निष्कर्ष को परिभाषित करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सर्वेक्षण परीक्षण है वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है, पर ये पर्याप्त नहीं है। अगर आप किसी का इंटरव्यू लेके कोई आप सोच लो कि मेरी रिसर्च पूरी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको अन्य स्रोत है उसकी भी जानकारी इकट्ठी करनी होगी, यानी कि आपकी हेल्प तो करेंगे पर आपके लिए पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची को उत्तरदाताओं के रूप में पूछा जाना है। इस विधि का लाभ कम लागत तब भी जब ब्रह्मांड बड़ा और भौगोलिक रूप से व्यापक हो। ब्रह्मांड का मतलब फ्रेंड यहाँ पे यूनिवर्स मैंने पॉपुलेशन जो आपका डाटा होता है उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी में इसका कन्वर्जन ऐसा है। देखें, प्रश्नावली क्या है कि ऐसा उपकरण है जिसमें प्रश्नों की सूची, यानी कि जब आप देखिए प्रश्नावली में क्या है कि जब आपने कोई रिसर्च करनी है तो आप उससे संबंधित जो आपको चाहिए जो डाटा, उससे संबंधित जब आप कोई प्रश्न उत्तर करते हो, तो इसमें क्या है कि आप अपने हिसाब से वो सारे प्रश्न पूछ लोगे जो आपकी रिसर्च में काम आने वाले हैं या आपके जो अनुसंधान में काम आने वाले हैं। जब आप वो प्रश्न पूछोगे तो विधि, पहली बात तो है कि
आपके रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो आपका यूनिवर्स है, यानी कि जो आपका जो डाटा है, इसमें तो काम आएगा ही। तो साथ में ये कम लागत का भी है, यानी कि अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो आपको अगर उसके लिए डाटा इकट्ठा करें तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जिससे आपको अपने डाटा को इकट्ठा करने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है एक तरह से। नेक्स्ट है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू। मौखिक बातचीत के माध्यम से नियंत्रित जानकारी के साक्षात्कार विधि में प्रत्यक्ष साक्षात्कार या तो कथा के रूप में हो सकता है, या मुखबिर को लगाए गए विशिष्ट प्रश्न के उत्तर के रूप में हो सकता है। देखिए साक्षात्कार क्या है, इंटरव्यू। अब आप देखिए कि इंटरव्यू में क्या होता है कि एक इंटरव्यू होता है लेने वाला, एक होता है इंटरव्यू देने वाला। दो व्यक्ति होते हैं। दो व्यक्ति क्या करते हैं कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से सवाल जवाब करता है, क्वेश्चन आंसर करता है। तो उससे इंटरव्यू क्यों किया जाता है कि ताकि ये पता चल सके कि जो व्यक्ति है वो उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचता है। ठीक है, तो इनकी इंटरव्यू के माध्यम से हम किसी के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें, साक्षात्कार में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है कि मौखिक बातचीत है इसमें जो है। तो इसमें जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार, यानी कि जो आमने सामने बैठ के जो साक्षात्कार लिया जाता है, तो उसमें क्या है कि या तो कथा के रूप में, यानी कि पूरा का पूरा डाटा उससे लिया जा सकता है, या तो सिर्फ विशिष्ट प्रश्न के रूप में हो सकता है। जैसे आप कोई इंटरव्यू देने जाओ, जैसे यूपीएससी की, आईएएस की इंटरव्यू कितनी टफ मानी जाती है, तो वहाँ पे विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के प्रश्न में यही होता है कि आपका वो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अगर उसका उत्तर दे पाओ तो ये समझा जाता है कि हाँ, आप इस चीज़ के काबिल हो। ठीक है फ्रेंड, साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अवलोकन में क्या है, अवलोकन व्यवहार विज्ञान से संबंधित है। शोधकर्ता इस पद्धति के तहत अवलोकन द्वारा जानकारी एकत्रित करता है। यदि शोधकर्ता से पूछताछ छोटी है तो स्कोप स्व अवलोकन करेगा, तो इसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाएगा। लेकिन यदि स्कोप विस्तृत क्षेत्र में है, यानी कि जो महत्व है वो विस्तृत क्षेत्र में है, तो दायर कर्मी अवलोकन कार्य करता है। इसे गैर प्रतिभागी प्रत्यक्ष अवलोकन कहा जाता है। देखिए अवलोकन क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, अवलोकन करोगे, तो पहली बात तो ये किससे, विज्ञान से संबंधित है। यानी कि आप किस चीज़ का आप अवलोकन कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब आप ये देखो कि आपको जानना है कि हमारे समाज में शिक्षित लोग कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं। तो आप जब समाज में घूमोगे, किस जगह पे घूमोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जर्व करके देखोगे कितने लोग शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। या आपको किसी के रीति रिवाजों के बारे में जानना है, तो आप अवलोकन करोगे। जगह जगह हर स्टेट में जाओगे तो आप अवलोकन कर पाओगे कि यहाँ पे ये रिवाज है, वहाँ पे वो रिवाज है। तो अवलोकन विधि यहाँ पे काम में आती है। नेक्स्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है, देखिए केस स्टडी विधि ऐतिहासिक घटना के गहन अध्ययन में है। देखिए जो केस स्टडी क्या है, इसमें आपको एक केस स्टडी में क्या होता है, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक समस्या दी जाती है, जिसके बारे में आपको जानना होता है, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो एक डाटा दिया जाता है। ठीक है, आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना होता है, वो होता है केस स्टडी। नेक्स्ट है, लास्ट है प्रायोगिक विधि, यानी कि प्रयोगशाला विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल सर्वे। ठीक है, यह अनुसंधान की वैज्ञानिक विधि है और विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यह भविष्य की प्रगति और नए नवाचार की प्रक्रिया है। प्रयोगशाला अनुसंधान में सक्रिय रूप से या एक से अधिक आकस्मिक परिवर्तन और परिणाम आकर्षित करते हैं। देखिए प्रायोगिक विधि क्या है, यानी कि पहली बात तो है कि जो हम प्रयोगशाला में करते हैं ना, जो लेबोरेटरी में, ये वैसा अनुसंधान माना जा सकता है। देखिए प्रायोगिक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब देखिए कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, पहली बात तो ये आप अपने दिमाग में रख लो एक बात को, कि इस विधि के तहत हम जो अपनी रिसर्च है, ठीक है, इस विधि के तहत जो हम अपनी रिसर्च को करते हैं, जो अनुसंधान को करते हैं, उसमें जो चर है, यानी कि जो वेरिएबल है, क्या फ्रेंड्स, तो इसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। यानी कि प्रायोगिक विधि के तहत क्या है, इस विधि के तहत हम अपने रिसर्च के अंदर कुछ अगर बदलाव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी विधि है, अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो हम उसको वैसा कर सकते हैं। क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है, तो ये विभिन्न वैज्ञानिक और मानकीकृत सांख्यिकी परीक्षण का अनुसरण करती है। यहाँ पे विभिन्न वैज्ञानिक तरीके आपको मिलेंगे। एक्सपेरिमेंटल में क्या है कि आप किसी चीज़ का बदलाव कर सकते हैं, अपनी अनुसंधान में इसका, अपनी शोध में इसका बदलाव थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो परिणाम होते हैं वो आपको
जो परिणाम है, जो आपको जो परिवर्तन है, वो आपको आकर्षित भी करते हैं। आपको लगता है कि आपने जो रिसर्च की है वो सही इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा आप उसको डाटा को चेंज या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो सकते हैं। वो किस में संभव है? वो प्रायोगिक विधि में संभव है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हमें अपने रिसर्च में थोड़ा सा परिवर्तन करना है तो हम किस विधि के द्वारा करेंगे? वो है प्रायोगिक विधि। देखिए, ये अलग अलग तरह। तो अब बारी आती है रैंडमाइज्ड कंट्रोल ग्रुप और प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन की। देखिए इस फ्रेंड्स क्या है कि देखिए, रैंडमली ग्रुप में किसी रिसर्च या कंट्रोल से वेरिएबल असाइन करें, ये समस्या यांत्रिक यादृच्छिक नियंत्रण समूह पर प्रभाव डाल सकते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको ये रिसर्च आपने की है तो आपको जो आपका जो वेरिएबल है वो रैंडम तरीके से आप लगा भी दें, तब भी आपका जो रिज़ल्ट है वो वैसा का वैसा आना चाहिए। यानी कि आपने कोई रिसर्च की है, अगर आपके जो रिसर्च करने के बाद अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप उसको रैंडम तरीके से भी रख दो, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कैसा आएगा? जैसे आपने चाहा था। इनकी ये नहीं कि आपको वो तरकीब वाइज लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा तभी उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अगर आप उसको रैंडम तरीके से भी अपनी रिसर्च को रखोगे तभी उसके वेरिएबल जो है आपको रिज़ल्ट जो है जो आपके अनुसार ही दे सकते हैं। नेक्स्ट आंतरिक वैधता। देखिए आंतरिक वैधता ये जानने की कोशिश करती है कि एक आश्रित चर पर बनाया प्रभाव वास्तव में स्वतंत्र चर के कारण होता है। यानी कि जो आंतरिक वैधता है, जो आंतरिक शुद्धता है चीज़ की, जो रिसर्च की, वही जांचने की कोशिश करती हैं कि जो आश्रित चर यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या उसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि स्वतंत्र चर है, क्या उसका प्रभाव होता है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव किसका होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण वो क्या है, कई बार वो चेंज हो सकते हैं। तो आखिर में बारी आती है बाहरी वैधता की। देखिए बाहरी वैधता चिंता का विषय है कि क्या प्रयोग के परिणाम को प्रयोगात्मक स्थिति से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है। यानी कि जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, जो बाहरी वैधता है कि क्या जो हमारे प्रयोग के परिणाम निकले हैं, ठीक है, क्या वो सामान्यकृत हैं। यानी कि जो हमने रिसर्च की है, क्या उसके जो परिणाम निकले हैं तो क्या वो सामान्य तरीके से उसको किया जा सकता है, आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।